पिछली क्लास में अपन ने कुछ एक अधिगम के प्रकार के बारे में पढ़ लिया था, जिनमें से लास्ट अपन ने अभिविद्यात्मक अधिगम किया था। जिसमें क्या था कि एक अधिगम में अधिगम करता अपने माता पिता के प्रति प्रेम का व्यवहार या परिवार के प्रति स्वामित्व का भाव आदि सीख जाता है। वो अपने परिवार में रहकर ही जैसे अपने माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य है, ठीक है, उनके साथ जो प्रेम का व्यवहार होता है या उनके प्रति स्वामित्व का भाव होता है वो सब वो अपने आप ही सीख जाता है धीरे धीरे। फिर आता है जैसे 7 नंबर है बौद्धिक अधिगम। बौद्धिक अधिगम क्या होता है? इस अधिगम में क्या होता है, बच्चों में तर्क क्षमता बढ़ जाती है। तर्क क्षमता कैसे बढ़ जाती है? जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा उसकी मानसिक एबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगी तो उसमें तर्क क्षमता भी बढ़ती जाएगी। किसी चीज के बारे में सोचें कि ऐसे क्यों हुआ, ठीक है, या ऐसा क्यों हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते तो पेरेंट्स से क्वेश्चन भी करते कि ऐसा क्यों है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उस समय क्या होता है, उसमें बौद्धिक अधिगम बढ़ रहा होता है, ठीक है, उसकी मानसिक योग्यताएं बढ़ रही होती है, तो उसमें तर्क करने की क्षमता आ जाती है। क्वेश्चन करते हैं ना बहुत ज्यादा उस समय, ठीक है। जिस 4 से 5 साल का बच्चा है, ठीक है, 3 साल का बच्चा है, तो वो उस समय क्वेश्चन करते हैं। वो उनके बाद 10 साल तक बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन करते हैं। कोई भी चीज देखेंगे, कोई भी चीज सुनेंगे तो उसके बारे में क्वेश्चन करेंगे। इवन अगर उसने कभी किसी के पैर नहीं छुए हैं, आपको छूते हुए देखेंगे तो आप इसके पैर क्यों छू रहे हो, ठीक है। फिर अपन उसको बताते हैं ना कि हाँ हमसे बड़े हैं, इस वजह से उनको रिस्पेक्ट देने के लिए जो है हम उनके पैरों को हाथ लगाते हैं। तब उसके समझ में आएगा। अच्छा, तब वो इस वजह से वो उस समय क्या होता है कि तर्क क्षमता जो है वो उसकी बढ़नी शुरू हो जाती है। फिर आता है संवेगात्मक अधिगम। बच्चों में जन्म के समय क्या होता है, प्रेम, घृणा, डर आदि संवेगों की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से नहीं होती है। उस समय उसको प्रेम है, घृणा, डर, ये सब शुरू शुरू में बच्चों को नहीं पता होता जब छोटे होते हैं। धीरे धीरे उसको बताया जाता है कि हाँ ये डरने की चीज है, ठीक है। छोटा बच्चा होता है वो तो किसी भी चीज को, कोई कीड़ा भी चलेगा उसको हाथ में पकड़ेगा क्योंकि उसको पता ही नहीं है वो मुझे काट जाएगा, ठीक है। वो अगरबत्ती को पकड़ेगा, उसको नहीं पता कि मुझे इससे जलन होगी या मेरा हाथ जल जाएगा। तो उस वक्त उसको ना प्रेम का पता है, ना घृणा का पता है, ना डर का पता है। वो हर किसी के पास चला जाता है। छोटे बच्चे को नहीं पता होता कि मुझे इसके पास नहीं जाना, ठीक है। वो तो सबसे प्रेम करता है, उसको सबका होता है कि हाँ ठीक है मुझे सबके पास जाना है। कोई वो नहीं होता कि ये बड़ा है या छोटा है, ये हमारे परिवार का नहीं है, ऐसा उसको थोड़ी ना पता होता है। वो उसके अंदर जो है वो स्पष्ट रूप से नहीं होती हैं ये सारी चीजें। धीरे धीरे जो है वो ये चीजें बनती है। फिर आता है अनुकरणात्मक अधिगम। इस अधिगम में अधिगम करता क्रिया का अनुसरण करके उसको सीखता है, ठीक है। कोई भी क्रिया हो रही है उसको देख कर सीखना, ठीक है। अनुकरण का आत्मा क्या होता है, किसी चीज को देख कर सीखना है। किसी कार्य को होते हुए देखा जाता है तो उस कार्य को ऑब्जर्व करके जो है उसको सीख लिया जाता है। जैसे नृत्य है, संगीत है, ये सब अपन सीखते ही जाएंगे ना, अपने आप तो नहीं आएगी। हाँ कुछ एबिलिटी अपने अंदर होती है, लेकिन इन चीजों को सीखना भी पड़ता है और अभ्यास भी करना पड़ता है। नृत्य और संगीत के लिए जाते हैं ना सीखने के लिए कि हाँ हमारे बच्चे में थोड़ी बहुत तो एबिलिटी है, लेकिन उसको निखारा कैसे जाए, उसको और ज्यादा अच्छा कैसे किया जाए, तो उसके लिए उसको सीखना पड़ेगा। तो वो अनुकरणात्मक अधिगम होता है। फिर है अकादमिक अधिगम। इसमें वह ज्ञान शामिल होता है जो पुस्तकों और शिक्षा के द्वारा सीखा जाता है। जो हमें स्कूल में, कॉलेज में, इनमें मिलता है ना, जो हम पुस्तकों के द्वारा पढ़कर मिलता है हमें, किताबों को पढ़कर जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो अकादमिक अधिगम होता है। फिर सामाजिक अधिगम। जब किसी व्यक्ति द्वारा विशेष परिस्थितियों में सामाजिक कार्य सीख जाता है। जब जैसे जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, वो खेल के माध्यम से, खेल में जाए, खेलने के लिए बाहर जाएगा तो समाज में ही जा रहा है, ठीक है, समाज के अन्य बच्चों से मिलता है। तो वो क्या है, विशेष परिस्थितियां आती है, अलग अलग तरह की परिस्थितियां आती है। एक बच्चे को अकेले स्कूल जाने का टाइम मिलता है, जब जब वो 7वीं 8वीं में आता है तो वो साइकिल पे अकेला जाता है, तो उसको रास्ते में बहुत सारी ऐसी चीजें दिखती हैं। वो सब समाज में ही तो है, ठीक है। तो उन विशेष परिस्थितियों में भी सीखता है, वो सामाजिक अधिगम में आ जाएगा। फिर समस्या समाधान अधिगम। इसमें सही अनुक्रिया का चयन करने की योग्यता विकसित हो जाती है। बहुत सारी समस्याएं आती हैं, ठीक है, हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जिनको हम एक बार तो जैसे उनको चूज करते हैं, और चूज करने के बाद क्या होता है, हमें गलती का एहसास होता है कि हमने गलत कर लिया। धीरे धीरे अपने अंदर आते हैं कि हाँ ये चीज गलत है, ये चीज सही है। तो समस्याएं आएंगी, तो ठीक है, उनको चयन करने की या उनका समाधान करने की जो योग्यता होती है वो धीरे धीरे हमारे अंदर विकसित होती जाती है। तो वो कौन सा अधिगम होता है, समस्या समाधान अधिगम होता है। फिर है एकीकृत अधिगम। एकीकृत अधिगम, इसके अंदर सारे अधिगम एक साथ चलते हैं, ठीक है। सामाजिक अधिगम भी चल रहा है, समस्या समाधान अधिगम भी चल रहा है। ये जितने भी अधिगम अपन ने पढ़े हैं ना, वो सारे के सारे जब एक साथ चलते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, एकीकृत अधिगम कहा जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट, शिक्षण का अर्थ। शिक्षण का अर्थ क्या होता है? शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण सबसे प्रमुख है।
शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। हमें पता है, स्कूल जाते हो, स्कूल किसके अंदर आएगा? समाज में आएगा। कॉलेज भी समाज में ही आएगा। तो ये सब क्या है? शिक्षण क्या हो जाता है? एक सामाजिक प्रक्रिया आ जाती है। लेकिन अधिगम जो होता है ना, वो हर तरह की क्रिया के अंदर आता है। ठीक है, सामाजिक भी आएगा, व्यवहारात्मक भी आएगा। जो ऊपर अपने सारे अधिगम पे पढ़े हैं ना, वो सारे के सारे अधिगम में आते हैं। लेकिन शिक्षण जो होता है ना, जो अपन शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो एक सामाजिक प्रक्रिया है, जो कि आदिकाल से ही औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से चली आ रही है। शिक्षण शब्द शिक्षा से बना है। शिक्षण शब्द दिख ही रहा है कि शिक्षा शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? शिक्षा प्रदान करना, एजुकेशन देना। शिक्षण के लिए अंग्रेजी शब्द है टीचिंग, जिसका अर्थ क्या होता है? सिखाना, पढ़ाना, अर्थात ज्ञान देना। ठीक है, एजुकेशन देना, उसको पढ़ाना, उनको ज्ञान देना, वो सब क्या होता है? शिक्षण का अर्थ होता है। शिक्षार्थी में कुछ क्षमताओं का विकास करना। पढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली उसके अंदर बहुत सारी क्षमताओं का विकास होगा, बहुत सारी एबिलिटीज का विकास होगा। शिक्षण की क्रिया मानव व्यवहार को परिवर्तित करने की तकनीक है। शिक्षण के द्वारा क्या करते हैं? कुछ बच्चे होते हैं ना जो बहुत बिगड़े हुए होते हैं, उनके लिए अलग अलग टेक्निक होती है। वो भी तो क्या होता है? शिक्षण ही तो होता है एक तरह का, कि उनको सुधारा जाता है, उनके व्यवहार में क्या किया जाता है? परिवर्तन किया जाता है। अर्थात शिक्षण का उद्देश्य, मेन उद्देश्य यही होता है कि उसके व्यवहार में परिवर्तन करना। आप नॉर्मल क्लास में भी बैठते हो तो वहां पर भी क्या है? आपको बहुत सारी बातें सिखाई जाती है। आप आपस में बात कर रहे होते हो तो टीचर आपको मना कर देता है कि नहीं, पढ़ाते समय जो है वो आपस में बात नहीं करनी। तो धीरे धीरे वो चीज़ आपके व्यवहार में अपने आप ही आ जाती है। फिर जैसे जैसे आप बड़ी बड़ी क्लासों में होते जाते हो तो आपको भी पता है कि अगर टीचर पढ़ा रहा है तो हमें नहीं बोलना, उस वक्त टीचर को बोलना नहीं पड़ता आपको। बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे 5th क्लास के, 6th क्लास के, 4th क्लास के बच्चे, तो उनको ये चीज़ पता नहीं होती है। उनको बार बार बोला जाता है क्लास में, या तो उसको पनिशमेंट दी जाती है, बच्चों को खड़ा कर दिया जाता है, ठीक है, या फिर उनको क्लास से बाहर खड़ा कर दिया जाता है। किसी भी तरह की सजा देकर जो है उनको किसी भी तरह से उनके व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है कि जब आपको ज्ञान दिया जा रहा है या पढ़ाया जा रहा है तो उस समय आपको आपस में बात नहीं करनी। ठीक है, तो शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? एक तरह से उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना है। सिर्फ यही चीज नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें होती है जिनकी वजह से अपने व्यवहार में परिवर्तन आता है। अनुशासन भी तो आता है ना, डिसिप्लिन करना सीखते हैं अपन। फिर है एडम्स। एडम्स ने क्या कहता है? वैसे तो अपन पूरी मनोविज्ञान में पढ़ते हैं कि क्या है मनोविज्ञान, क्या है या शिक्षण क्या है, वो एक बालक केंद्रित है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा है। लेकिन एडम्स क्या कहते हैं कि ये शिक्षक केंद्रित है। ठीक है, ये टीचर बेस्ड मानते हैं इसको। उन्होंने क्या कहा है? एडम्स ने शिक्षा को एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया यानी कि बायोपोलर प्रोसेस माना है। इस प्रक्रिया में शिक्षक का प्रमुख स्थान है। ठीक है, वैसे सभी वैज्ञानिकों ने माना है कि जो छात्र है वो मेन है। ठीक है, अगर बच्चे नहीं होंगे तो आप पढ़ाओगे किसे? लेकिन इन्होंने क्या कहा कि शिक्षक का प्रमुख स्थान है। ठीक है, अगर शिक्षक नहीं होगा तो किसी को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तथा शिक्षार्थी का स्थान गौण है। शिक्षार्थी का स्थान कैसा है? गौण है, यानी कि शिक्षार्थी का मतलब इनको, शिक्षार्थी को इन्होंने सेकंड नंबर पे रखा है और टीचर को फर्स्ट नंबर पे रखा है। अर्थात शिक्षण जो है वो शिक्षक केंद्रित हो गई है। ये एडम्स ने कहा है। ठीक है, तो एक इन्होंने अलग सी बात कही, तो वैज्ञानिक का नाम लेकर जो इस चीज को पूछ सकते हैं। ये शिक्षार्थी शिक्षक के व्यक्तित्व से प्रभावित होता है। ये तो पता है, कई बार बच्चों को देखा नहीं आपने, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं? अपनी टीचर की एक्टिंग करते हैं घर आकर कि हमारी टीचर जो है वो ऐसे करती है। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं वो। ठीक है, और फिर उसके बाद वैसा ही व्यवहार खुद करने लग जाते हैं। तो इन दोनों के बीच जो चलने वाली अंतःक्रिया, इंटरेक्शन जो होती है, वही क्या होती है? शिक्षण होती है। दोनों के बीच में जो क्रिया चलती है, शिक्षक ज्ञान दे रहा है और शिक्षक के द्वारा, बच्चों के द्वारा उसका अधिगम किया जा रहा है, तो वो जो अंतःक्रिया है वो क्या कहलाती है? शिक्षण कहलाती है। इस प्रक्रिया में शिक्षक का प्रयास शिक्षण तथा शिक्षार्थी का प्रयास क्या होता है? अधिगम कहलाता है। शिक्षक का क्या प्रयास होता है? शिक्षा देना। ठीक है, और शिक्षार्थी का क्या प्रयास होता है? उसको लर्न करना या अधिगम करना उसको। ठीक है, उसका व्यवहार में लाना उस चीज को। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया भी है। कैसे? शिक्षक भी है, छात्र भी है, और इसके अलावा जिस वस्तु या विषय वस्तु का आप अध्ययन कर रहे हो तीसरा ध्रुव कहलाता है। ठीक है, तो तीनों ही चीज होनी अनिवार्य है। शिक्षक नहीं होगा तो छात्र कैसे सीखेगा? ठीक है, कुछ सिखाने के लिए नहीं होगा तो शिक्षक छात्र को क्या सिखाएगा? तो ये तीनों ही चीजें जरूरी हैं। तो इसी वजह से इसको त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा। फिर देखो, शिक्षण और अधिगम में अंतर है।
इन दोनों में अंतर होता है, ये नहीं है कि शिक्षण अलग शिक्षण और अधिगम दोनों एक चीज अलग अलग है दोनों। अधिगम तो क्या होता है, अधिगम कहीं भी सीख सकते हैं, उसके लिए हमें टीचर की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अधिगम एक छोटा सा बच्चा भी है, वो भी अधिगम कर रहा है, उसको कोई टीचर की जरूरत थोड़ी ना है, ठीक है। और शिक्षण के अंदर इसमें किताबें हैं, ठीक है, शिक्षा प्रक्रिया है, विधियां, इन सब की जरूरत पड़ती है, लेकिन अधिगम में इन सब की जरूरत नहीं पड़ती हमें, ठीक है। हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों से वैसे ही सीख जाते हैं। देखो जैसे शिक्षण में है, फर्स्ट पॉइंट है, शिक्षण में अधिगम निहित होता है। हाँ, शिक्षण में अधिगम जरूर निहित होता है, क्योंकि जो हमें ज्ञान दिया जा रहा है वो हम सीख रहे हैं उसको, लेकिन अधिगम में होने वाली शिक्षण में क्या होता है, शिक्षण की अनिवार्यता आवश्यक नहीं होती है। ये जरूरी नहीं है कि पढ़ना लिखना जरूरी हो सीखने के लिए, अनपढ़ होते हैं वो भी तो सीखते हैं ना, ठीक है। जो बाहर वर्कर्स हैं वो कोई पढ़े लिखे हुए थोड़ी ना, लेकिन फिर भी वो अधिगम तो है ना, कोई भी चीज अगर वो काम कर रहे हैं तो इसका मतलब उन्होंने उसको सीखा है, उसको अधिगम किया है। पढ़ना जरूरी नहीं है अधिगम के लिए, लेकिन शिक्षण के लिए क्या है, शिक्षण के लिए पढ़ना और लिखना दोनों ही जरूरी है, उसमें अधिगम निहित होता है, लेकिन अधिगम में शिक्षण निहित नहीं होता। शिक्षण में शिक्षक व छात्र दोनों का सहयोग आवश्यक होता है। शिक्षण में क्या है, शिक्षक भी जरूरी है और छात्र भी जरूरी है, दोनों का सहयोग जरूरी होता है, लेकिन इसमें क्या है, शिक्षण की अनुपस्थिति में भी अधिगम संभव है। अगर शिक्षक नहीं होगा, सिखाने वाला नहीं होगा, तो भी बालक सीख जाएगा, वो जरूरी नहीं है शिक्षक हो वहां पर। ये कक्षा आधारित है शिक्षण, हमें पता है, चाहे आप कॉलेज में होगे, स्कूल में होगे, कोई इंस्टीट्यूट में पढ़ोगे, तो भी वो क्या होगा, क्लास बेस्ड होगा। लेकिन अधिगम में ऐसा नहीं होता, कक्षा जरूरी नहीं होती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। अनुभव और व्यवहार पर आधारित होती है ये। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षण की प्रक्रिया अल्प अवधि तक चलती है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है ना स्कूल का भी, यहाँ 12th के बाद हमारा स्कूल बंद, फिर उसके बाद कॉलेज भी कुछ टाइम बाद बंद, कम मैक्सिमम 5 साल ही होते हैं कॉलेज के भी, ठीक है, बीए और फिर एमए या बीएससी एमएससी जो भी है, ठीक है, 5 साल है मैक्सिमम मानते हो, ठीक है। तो ये क्या है, 20-22 साल तक स्कूल की प्रक्रिया क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, अल्पावधि तक ही हुआ। लेकिन अधिगम क्या होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ हम इवन अपनी गलतियों से भी सीखते हैं, ठीक है। कुछ गलतियां हम करते हैं, उस हो जाती है, गलत हो जाता है, तो हम लगता है कि हाँ ये नहीं करना, और आगे हम इस चीज का ध्यान रखेंगे, तो मृत्यु तक चलती रहती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है अधिगम चलता ही रहता है। लेकिन शिक्षण प्रक्रिया क्या होती है, कुछ समय तक होती है, ज्ञान एक कुछ समय तक ही तो दिया जाता है ना, उसके बाद उस ज्ञान से संबंधित आप अधिगम करते रहते हो बाद में। फिर है शिक्षण मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षण सूत्र व सिद्धांतों पर आधारित है। शिक्षण क्या होती है, मनोवैज्ञानिक तो होती ही होती है, इसके अलावा शिक्षण सूत्र है, कई तरह के शिक्षण सूत्र इस्तेमाल किए जाते हैं ना इसके अंदर, जैसे वो करके सीखना, और वो सब थे सरल से कठिन की, और वो सब सिद्धांत वगैरह भी थे ना, तो वो सारे सारे सिद्धांतों पर आधारित होती है शिक्षण। लेकिन अधिगम क्या होती है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है, जो हमारा मन चाहता है, ठीक है, जो हमारे व्यवहार में है, दूसरों के व्यवहार में हम उन चीजों से सीखते हैं, इसीलिए अधिगम केवल मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है, शिक्षण सूत्र सिद्धांतों पर आधारित नहीं होती। लेकिन शिक्षण में अधिगम निहित है, तो उसके अंदर मनोवैज्ञानिक है ही है। देखो शिक्षण के अंदर मनोवैज्ञानिक है, लेकिन अधिगम में शिक्षण सूत्र और सिद्धांत नहीं है। फिर है शिक्षण का क्षेत्र संकीर्ण होते हैं, वही बात है, शिक्षण का क्षेत्र क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है, छोटा होता है, और अधिगम का क्षेत्र व्यापक होता है, बहुत बड़ा होता है, छोटी छोटी चीजों से भी हम सीखते हैं, बड़ी बड़ी चीजों से भी सीखते हैं, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक शहर से दूसरी जगह जाते हैं ना, या एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, तो वहाँ का रहन सहन खाना पीना सब अलग होता है, धीरे धीरे हम उन चीजों को आदत में ले आते हैं या व्यवहार में ले आते हैं, तो वो भी अधिगम है। फिर है शिक्षण में परिवर्तन व संशोधन किया जा सकता है, जो आपकी क्लास में है, ठीक है, उनमें बार बार चेंजेस होते रहते हैं ना, कि हाँ इस बार जो एक महीने आपकी क्लासेस ऐसे लगेंगी, दूसरे महीने ऐसे लगेंगी, या इस तरह से पढ़ाया जाएगा, विधियां अलग होती रहती हैं, शिक्षण प्रक्रिया में चेंज होता रहता है, इवन शिक्षण सामग्री भी बदलती रहती है, ठीक है। तो वो तो क्या होता है कि शिक्षण में परिवर्तन व संशोधन, यानी कि नया कुछ भी किया जा सकता है उसके, लेकिन अधिगम में क्या होता है, हमेशा इन चीजों की वृद्धि ही की जा सकती है। इनमें क्या है, इसके अंदर कोई शिक्षण सामग्री थोड़ी यूज करते हैं अधिगम में, अधिगम में तो क्या है, हर चीज की वृद्धि की जा सकती है, बढ़ती जाता है अधिगम, इसके अंदर तो किसी भी चीज से सीखा जा सकता है, इसके अंदर पर्टिकुलर ये चीजें नहीं होती हैं, ना ही तो हम कोई संशोधन करते हैं, ना ही हम कोई परिवर्तन करते हैं, क्योंकि हमें तो सीखना है, उसमें किसी तरह का ना परिवर्तन होता है ना ही कोई संशोधन होता है, इसीलिए सिर्फ उसमें वृद्धि की जा सकती है अधिगम में तो। फिर शिक्षण द्वारा शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास संभव है।
सभी तरह का विकास हो जाता है शिक्षण के अंतर्गत, उसका मानसिक भी हो जाता है, शारीरिक भी हो जाता है। लेकिन अधिगम शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास हेतु एक अंग का काम करता है, क्योंकि वो जीवन से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। तो इसमें अधिगम जो है ना, वो हमारे विकास का एक अंग कहलाता है, क्योंकि अधिगम नहीं होगा तो हमारा विकास नहीं होगा, क्योंकि कुछ सीखोगे ही नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे। ठीक है, तो वो इस तरह से क्या है, अधिगम क्या कहलाता है, व्यक्ति का एक अंग कहलाता है। लेकिन शिक्षण में क्या होता है, शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास होता है, मानसिक विकास किया जाता है ना, बच्चे को धीरे धीरे सिखाया जाता है, उसका शारीरिक विकास भी होता है। तो ये पीरियड तो चलता है, मतलब 22-23 साल तक चलता है। ठीक है, लेकिन अधिगम क्या है, वो जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। उसके अंदर सर्वांगीण जितना भी हमारा विकास है, उसका एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है अधिगम को। शिक्षण सिद्धांतिक पक्षधर है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सिद्धांत, शिक्षण क्या होता है, सिद्धांतों पर चलता है। अधिगम व्यवहारिक पक्षधर है, जो व्यवहार हमारा होगा या जो सामने वाले का व्यवहार होगा उसी के द्वारा हम सीखते हैं उसको। उसी के अनुसार आ जाते हैं शिक्षण एवं अनुदेशन में तुलनात्मक अंतर। अब अनुदेशन जो है ना, वो अब आपके काम का है। ठीक है, कंप्यूटर टीचर के अंदर क्या होगा, शिक्षण की बजाय आपका क्या होगा, अनुदेशन होगा। शिक्षण तो क्या होता है, एक उद्देश्य, एक निश्चित विषय वस्तु का ज्ञान, अवबोध या कौशल प्रदान करना होता है। अनुदेशन के द्वारा कुछ तथ्य छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किए जाते हैं। अनुदेशन में अंदर क्या करोगे, आप क्या करोगे, कंप्यूटर में क्या करोगे, कुछ ना कुछ आप तथ्य उनको बता दोगे, उसके द्वारा वो प्रोग्रामिंग तो वो खुद ही करेंगे ना। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर तो सिर्फ शिक्षक है, अध्यापक, इन दोनों के बीच में क्रिया चलती रहती है। लेकिन अनुदेशन में क्या होता है, अंत्य क्रिया होना अनिवार्य होता है, लेकिन इसमें शिक्षक का भी स्थान होता है। लेकिन धीरे धीरे शिक्षक का स्थान जो होता है वो खत्म हो जाता है, उसमें मशीनें ले लेती है उसका स्थान। आपका स्थान धीरे धीरे कौन ले लेगा, कंप्यूटर ले लेगा ना बाद में, वो सिर्फ कंप्यूटर से ही बेस्ड रह जाएंगे, या शिक्षण मशीनें हैं तो उनसे रिलेटेड रह जाएंगे। शिक्षण का स्थान जो होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो इसके अंदर जो है वो अंतःक्रिया होती तो है, लेकिन शिक्षक का स्थान शिक्षण मशीन, कंप्यूटर, टीवी आदि ले सकते हैं उसका स्थान, क्योंकि वो उन्हीं के द्वारा, आप इन्हीं के द्वारा तो पढ़ाओगे ना, कंप्यूटर के द्वारा ही तो पढ़ाओगे। तो इसमें अनुदेशन में अंतःक्रिया जो होगी, इसमें शिक्षक का स्थान जो है वो कंप्यूटर या टीवी ले लेते हैं। शिक्षण में स्वतः प्रेरणा के द्वारा साथ साथ कभी कभी कृत्रिम प्रेरणा की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, ऊपर से भी तो प्रेरणा दी जाती है ना उसको। प्रेरणा एक तो होती है बच्चों में खुद में प्रेरणा होती है कि हमें पढ़ना है, हमें कुछ करना है, और ऊपर से कृत्रिम प्रेरणा भी बच्चों को दी जाती है कि आप ऐसा करोगे तो आगे जाकर आपको इसका ये बेनिफिट मिलेगा। अनुदेशन में किसी प्रकार की प्रेरणा की ओर विशेष ध्यान दिया ही नहीं जाता है, क्योंकि उसमें क्या है, आपको सिर्फ कंप्यूटर है और ये सब सिखाना पड़ेगा आपको। उसके अंदर प्रोग्रामिंग है या जो भी आपके वर्ड एक्सेल है, वर्ड पैड है, वो सब आप सिखाओगे उसके अंदर, तो उसके अंदर प्रेरणा की आवश्यकता ही नहीं होती है इतनी। तो ये तो हो गए जैसे शिक्षण और अनुदेशन के अंदर। इसके अलावा एक पॉइंट और है, शिक्षण में संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्षों का विकास होता है। इसके अंदर तो सारे ही होंगे, क्योंकि एक शिक्षक क्या करेगा, उसको हाथों से भी काम करना सिखाएगा, उसमें भावनाओं का भी विकास होगा, और क्रियात्मक यानी कार्य करने को देगा तो उसका भी विकास होगा। इसमें क्या होगा, केवल ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको जितना ज्ञान होगा कंप्यूटर के बारे में, आप उतना ही उसके अंदर डीपली जो है उसकी स्टडी कर पाओगे। तो उसमें क्या होगा, ज्ञानात्मक, और इसके अंदर आपको कोई भावात्मक या ऐसी चीज तो होती नहीं है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, इसके अंदर तो सारा बस क्या है, ज्ञान ही है। जो आपके पास ज्ञान है उससे रिलेटेड आप कंप्यूटर पे कुछ भी चेंजिंग कर सकते हो। तो वो क्या हो गया, अनुदेशन में आ गया।